नमस्कार। क्लास स्टार्ट हुई भाई आप सभी की। बताने एक बार मुझे। और मुझे लग रहा है शायद कमेंट सेक्शन में कुछ दिक्कत है, कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अपने मोबाइल में देखता हूँ मैं क्लास स्टार्ट हुई कि नहीं। एप्लीकेशन तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है भाई। वही सोच रहा हूँ मैं कि इस क्लास में तो कमेंट इतने हैं कि हम पढ़ भी नहीं पाते और एक सिंगल बच्चे कमेंट नहीं आया है। एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है। एक सेकंड रुकते हैं। देखना भाई क्लास अब एप्लीकेशन काम कर रही है। जो बच्चा लाइव आ जाए एक बार मुझे बता देना। तो इस क्लास को बाकी आप बाद में देखेंगे, तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ क्लास को। हालांकि सर्वर एरर 500 करके कुछ दिखा रहा है। अब दिक्कत यह है कि क्लास कंटिन्यू तो कर लेंगे, बीच में ठीक हो गई एप्लीकेशन तो जो बच्चे बीच में आएंगे फिर वो परेशान होंगे। तो इसे आप बाद में देख लेना। क्लास को मैं रोक देता, लेकिन इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि कल भी क्लास नहीं होगी। कल आज हम जा रहे हैं शाम को इंदौर। आपको पता है कि इंदौर में कैरियर का मीटअप है, तो इसलिए क्लास ले लेते हैं ना। देखो अब हम इसमें कुछ बातें आगे जो बताऊंगा आज मैं। ये थ्योरेटिकल क्लास चलेगी आज। कल हमने न्यूमेरिकल किए थे और परसों तो पूरे क्लास में ही न्यूमेरिकल हुए थे। अब बेटा मैं आपके सामने यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे टेम्परेचर तापमान, टेम्परेचर तापमान, और वाई एक्सिस पे लिखूंगा मैं प्रेशर दाब, प्रेशर दाब। अब यहाँ बेटा देखो मेरे पास ये प्रेशर और टेम्परेचर का एक ग्राफ है। अब अगर मैं इसमें काम करूं कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, मान लो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये, तो ग्राफ पे जो मैंने दो पॉइंट बनाए हैं ये मुझे क्या बताएंगे। आप सबको पता है कि किसी भी ग्राफ में अगर कोई पॉइंट हो तो उसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। कि जो पहला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से सीधे एक बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो एक्स एक्सिस पे और एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन डाल दो वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक लाइन हो गई एक्स पे, एक हो गई वाई पे। तो बेटा एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट किया, वाई पे यहाँ कट किया। अब देखो ये एक्स एक्सिस पे लिखा क्या है, टेम्परेचर। यानी कि ये पॉइंट बता रहा है कि भाई यहाँ से आपने स्टार्ट किया, बस थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे बहुत देर के बाद पहुंचे। यानी ये पॉइंट आपको बता रहा है कि ये पॉइंट जो है ये बहुत ही लो टेम्परेचर, निम्न तापमान और उच्च दाब को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये पॉइंट बता रहा है कि टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, बहुत ही लो है, लो टेम्परेचर यानी कि निम्न तापमान, और प्रेशर कैसा, हाई, यानी कि हाई प्रेशर उच्च दाब। तो निम्न ताप और उच्च दाब। बेटा से सेकंड पॉइंट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हो तो इससे भी एक लाइन डाल दो सीधे एक्स एक्सिस पे, एक डाल दो वाई पे। तो ये हमें क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पे एक्स पे लिखा टेम्परेचर, तो ये तो बहुत देर में, यानी कि टेम्परेचर कैसा है, बहुत ही हाई। ये पॉइंट जल्दी आ गया, यानी कि प्रेशर कैसा है, लो। यानी ये पॉइंट जो है ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर को प्रदर्शित कर रहा है। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, उच्च तापमान और निम्न दाब, उच्च तापमान और निम्न दाब। तो हमारे पास बेटा एक पॉइंट ये है जो हमें बता रहा है कि लो टेम्परेचर पे कम तापमान है, प्रेशर बहुत ही हाई है। यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, प्रेशर कैसा है, लो। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास कोई मटेरियल है, कोई पदार्थ है,
तो इन जनरल आपको पता है डेली लाइफ की अगर हम बात करें अभी, तो इन जनरल कोई भी पदार्थ या तो आपको सॉलिड स्टेट में दिखता है ठोस, या लिक्विड दिखता है तरल पानी की तरह, या दिखता है गैसीय फॉर्म में। तो अगर टेम्परेचर लो हो कहीं पर और प्रेशर बहुत ही हाई हो, तो अगर कोई मटेरियल बहुत ही लो टेम्परेचर पे है और हाई प्रेशर पे है, तो उसे किस स्टेट में किस अवस्था में दिखने की संभावना ज्यादा है? आप कहेंगे सर टेम्परेचर तो लो है और प्रेशर बहुत ही हाई है। तो प्रेशर हाई का मतलब है कि आपने उस पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें बहुत ही हाई प्रेशर लगाओगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक चिपके रहेंगे। अच्छा, टेम्परेचर भी लो ही है, यानी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी भी नहीं होगी कि दूर भाग जाएं। तो अगर किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स बहुत ही नजदीक नजदीक हों तो कौन से स्टेट में दिखेगा? सॉलिड में, ठोस में। भाई सॉलिड की डेफिनेशन ही है कि उसके पार्टिकल बहुत ही क्लोजली चिपके होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कोई पदार्थ की सबसे अच्छी जो स्टेट है दिखने की वो क्या होगी? सॉलिड, ठोस। तो और कोई आपसे पूछ ले कि सॉलिड के लिए अच्छी कंडीशन क्या है कि कोई मटेरियल सॉलिड दिखे, तो अच्छी कंडीशन ये है, बेस्ट कंडीशन, कि वो लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे हो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दोगे ना तो क्या होगा? एनर्जी मिलने लगेगी मॉलिक्यूल को, अणुओं को, वो दूर भागने लगेंगे। तो सॉलिड से पहले लिक्विड बनेगा, बाद में तो गैस बन के उड़ जाएगा और दूर दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये है सॉलिड के लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ही हाई हो तो बहुत ही मॉलिक्यूल के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और प्रेशर भी लो, आप उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं लगा रहे तो एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे। अगर किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल बहुत ही दूर दूर हो तो किस स्टेट में दिखेगा? वो गैस स्टेट में। तो गैसों का होता है क्या? जैसे गैस आपने कमरे में छोड़ी एक सिलेंडर से तो सारे मॉलिक्यूल दूर दूर भाग जाएंगे। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कोई मेटल हमें किस स्टेट में दिखने की संभावना है? ज्यादा है गैस। तो पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कोई भी गैस, एक परफेक्ट गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। परफेक्ट गैस का मतलब यह है कि उस गैस के मॉलिक्यूल इतने दूर दूर हो कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन ही ना हो, वो एक दूसरे पर कोई फोर्स बल ही ना लगा रहे हो, यानी काफी दूर दूर हो मॉलिक्यूल। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि कोई भी गैस एक परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करे, एक आदर्श आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, तो उसके लिए परफेक्ट कंडीशन ये है कि टेम्परेचर होना चाहिए बहुत ही हाई और प्रेशर क्या होना चाहिए? बहुत ही लो। तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि कोई गैस के एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने की शर्त क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंडीशन और a gas to behave like an ideal gas। किसी गैस के एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने की शर्त, किसी गैस के एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने की शर्त। तो कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करे तो उसकी शर्त क्या है कि टेम्परेचर होना चाहिए हाई और प्रेशर होना चाहिए लो। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, उच्च तापमान और निम्न दाब, ये क्या है? आइडियल कंडीशन है। तो उच्च तापमान और निम्न दाब पर कोई गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया तो ये बता रहा है कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट इसके आसपास के होंगे वो क्या बताएंगे कि सॉलिड स्टेट में होगा मटेरियल, इसके आसपास के पॉइंट क्या बताएंगे कि गैसीय स्टेट में होगा। तो बेटा कहीं बीच में लिक्विड स्टेट भी तो आएगी। तो अगर हम बहुत सारे पॉइंट लें, अगर मैं यहाँ पे लाखों करोड़ों पॉइंट लेकर एक ग्राफ बनाऊं तो उस ग्राफ की शक्ल सूरत कुछ ऐसे होगी। एक तो भाई बिना कमेंट के पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, यहाँ लिखा था हमने प्रेशर दाब। लेकिन जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखते हो ना ठीक लगेगा, ये फालतू कमेंटबाजी क्लास में नहीं हो रही है, टाइम नहीं खराब हो रहा। टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि मैंने कहा कि प्रेशर हाई है और टेम्परेचर कैसा? लो। तो अगर हम बहुत सारे पॉइंट लेंगे तो यहाँ वाले जो पॉइंट होंगे वो बताएंगे कि पदार्थ लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे सॉलिड दिखेगा, यहाँ वाले बताएंगे टेम्परेचर हाई है प्रेशर लो है गैस दिखेगा, बीच में लिक्विड भी आएगा। तो बहुत सारे पॉइंट लेके जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ की जो शक्ल सूरत होगी कुछ होगी ऐसी, यानी अगर आपने इस तरफ कोई पॉइंट लिया तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, यानी कि मटेरियल किसमें दिखेगा? सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे लेंगे तो दिखेगा गैसीय स्टेट में, और यहाँ पे लेंगे तो टेम्परेचर बहुत ना हाई है ना लो है, और ऐसे प्रेशर ना बहुत ही हाई है ना बहुत ही लो है, तो किसमें दिखेगा? लिक्विड स्टेट में। कटोरे के अंदर क्या बनेगा? लिक्विड। अब जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया, अब इसमें आप कुछ चीजें आपको समझनी है कि इन जनरल हमारे पास कोई मटेरियल तो सॉलिड होगा या लिक्विड या गैस। हालांकि हम पढ़ चुके होंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि वैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है प्लाज्मा स्टेट और एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, 5वीं स्टेट बोस आइंस्टीन संघनन। तो अभी हम क्लास में इन जनरल जो डेली लाइफ में हम देखते हैं उन 3 स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई कोई भी मेटल जो है या तो सॉलिड दिखेगा हमें इन जनरल, या लिक्विड, या फिर दिखेगा गैस, लेकिन मैं इनका आपस में कन्वर्जन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई चीज अगर सॉलिड है तो हमेशा सॉलिड रहेगी। जैसे बर्फ है सॉलिड, थोड़ा सा आप उसे हीट दो, गर्म होकर पिघल के पानी बन जाएगा।
पानी है उसे हीट वापस खींच लो, जम के बर्फ बन जाएगी। पानी है, हीट देंगे, भाप बन जाएगी, ठंडा कर लो, उसे हीट निकलेगी, वापस लिक्विड बन जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि जब किसी पदार्थ को हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलेंगे, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलेंगे, तो इनके नाम क्या क्या होंगे वो आपको देखना है। देखो, सबसे पहला, अगर बेटा हम किसी सॉलिड को, किसी ठोस को लिक्विड तरल में बदल दें, तो किसी सॉलिड को लिक्विड में बदल देना, जैसे मैंने क्या बना दिया, बर्फ को क्या बना दिया, पानी। तो पहली स्टेट, पहला कन्वर्जन ये है। तो किसी सॉलिड को लिक्विड में बदल देना, इसे हम कहेंगे मेल्टिंग गलन। मेल्टिंग गलन, इस प्रोसेस का नाम होता है मेल्टिंग। सेकंड, अगर आपसे कह दे कि किसी लिक्विड को सॉलिड में बदल दिया, जैसे पानी को जमा के बर्फ बना दिया, तो किसी लिक्विड को, किसी तरल को सॉलिड में बदल देना, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। इसके लिए एक नाम और होता है सोलिडिफिकेशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं हीमन, जमा देना। ठीक, तो सॉलिड का लिक्विड तो यानी कि मेल्ट करना, गला देना, लिक्विड सॉलिड बनाना यानी कि फ्रीज कर देना। तीसरा क्या हो सकता है कि किसी लिक्विड को आप गैस में बदल दो, लिक्विड को बहुत गर्म करो तो भाप बन के उड़ने लगेगा जब वो उबाल पर, ठीक है। तो लिक्विड का सॉलिड बना देना, इसे पानी की गैस बना देना। लिक्विड से गैस स्टेट बदलना, बेटा लिक्विड का गैस स्टेट बदलना, जैसे कि वेपर बना देना, भाप बना देना, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। वेपोराइजेशन, हमें मान के चल रहा है कि हम उबलते समय लिक्विड भाप में बदल रहा है, ठीक है, तो वेपोराइजेशन। और बेटा मैं किसी गैस को वापस लिक्विड में बदल दूं, मान लो कि आप घर में पानी गर्म हो, उससे भाप निकल रही है, तो उसके ऊपर प्लेट रख दो बर्तन पे, तो जब वो भाप ठंडी हो जाएंगी तो वापस पानी की बूंदों के रूप में इकट्ठी हो जाती है ना प्लेट के ऊपर। तो किसी गैस का वापस से लिक्विड बना देना, किसी गैस का वापस से लिक्विड बना देना, तो इसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो हिंदी में कहते हैं संघनन। पांचवा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत रिपीट होता है, यूपी बिहार का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदल देना, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलना, जैसे कि हमारे पास होता है कैम्फर, कपूर की गोलियां हैं, अपने कपड़ों में डाली, वो भाप बन के उड़ जाती है डायरेक्ट, वो लिक्विड थोड़ी ना बनती है, पहले पानी बनेगी फिर भाप। तो किसी सॉलिड का डायरेक्ट किस में बदल जाना, गैसीय स्टेट में, यानी सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन जाना, इसे बेटा हम कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। सबसे ज्यादा पेपर में ये आता है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब आएंगे हम 6 नंबर पे, बेटा किसी गैस का डायरेक्ट सॉलिड में बदल देना, गैस को डायरेक्ट सॉलिड में बदल देना, जैसे कि आप गए सियाचिन वगैरह, वहां पे आपने पानी गर्म किया, पानी में उबाल आया, पानी से भाप निकल रही है, वहाँ इतना ठंडा टेम्परेचर है, इतना कम तापमान है कि वो जो भाप है ना, वो बर्फ के क्रिस्टल बन के, बर्फ के टुकड़े बन के वापस से गिर पड़ेगी। देखा होगा ना कई बार आपको कोई रील वगैरह में कि पानी उबाला, उससे भाप निकल रही है और ऐसे फेंका उसे, तो वो इतनी ठंड है वहाँ पे कि पानी जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन जाएगा और जैसे भाप निकल रही है वो भी। तो गैस का डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाना, इसे हम कहते हैं बेटा डिपोजिशन। गैस का डायरेक्ट सॉलिड में बनना, इसे कहलाता है, ये कहलाता है डिपोजिशन। हिंदी में कहेंगे हम जमाव। तो हमारे पास है 5 स्टेट हैं, इनके नाम आते रहते हैं। एक तो ये वाला भी आ जाता है कि गैस को लिक्विड में बदलना, गैस जब भी देखो तो वेपर समझा करो भाप, तो भाप को ठंडा करके लिक्विड बना देना यानी कि कंडेंसेशन। ये तो महा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड का डायरेक्ट गैस बनाना सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड बनाना डिपोजिशन, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन। ये खैर यदा कदा ही पूछेगा आपसे कि सॉलिड का लिक्विड बनाना मेल्टिंग है, लिक्विड सॉलिड बनाना फ्रीजिंग। लेकिन बाद के जो 4 हैं इनमें भी 5वां नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हमारे काम का है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान से अगर आप देखें, इस ग्राफ में अगर मैं इस तरफ कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो आप कहेंगे सर टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज्यादा है, यानी कि सॉलिड दिखेगा। यहाँ पे ले रहा हूँ तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर कम है, यानी कि गैस दिखेगा। यहाँ पे ले रहा हूँ तो टेम्परेचर प्रेशर ऐसा है कि लिक्विड स्टेट बनेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, एग्जैक्ट देखो कौन सा पॉइंट ले लूँ मैं, ये वाला पॉइंट। अगर मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला, यानी बेटा एक ऐसा टेम्परेचर, यहाँ पे भी कलर चेंज कर लेते हैं हम, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक तापमान, अगर आपने ठीक वही तापमान कमरे में कर दिया और ठीक वही प्रेशर कमरे में कर दिया जो मैं आपको बताऊंगा, तो पता क्या होगा, आपको कोई पदार्थ किस स्टेट में दिखेगा। यहाँ पे अगर बेटा मैंने ठीक यही टेम्परेचर प्रेशर ले लिया तो वस्तु आपको लिक्विड स्टेट में भी दिखेगी, सॉलिड में भी और गैस, यानी कि एक ही समय पर उसके तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करेंगे, तीनों स्टेट आपको एक साथ दिखेंगे। यानी मेरे द्वारा बताया गया तापमान और दाब अगर आपने कमरे में कर दिया, तो अगर मैं पानी की बात करूँ, यहाँ पे हम मेटेरियल की जो जिक्र कर रहे हो पानी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक कटोरे में कमरे में पानी रख दें
और टेम्परेचर मेरे वाला कर दो प्रेशर भी, तो आपको उस कटोरे के अंदर पानी भी दिखेगा, बर्फ भी और भाप भी, कि बर्फ पानी में बदल रहा है, पानी बर्फ में, बर्फ से फिर पानी बना, भाप बनी, फिर वापस से ठंडा होकर पानी बन गया, फिर बर्फ बन गया, यानी कि तीनों स्टेट दिख रही होंगी, बर्फ भी, पानी भी, भाप भी, तीनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही होंगी। क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर ऐसा है, इस पर ऑब्जेक्ट लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, गैस में भी, तो आपको तीनों स्टेट को एग्जिस्ट दिखेंगी, बर्फ, पानी, भाप तीनों एक साथ दिखेंगी। इसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। तो आपसे पूछेगा कि पानी का त्रिक बिंदु क्या है, पानी का तीनों स्टेट अगर एक साथ देखनी है तो उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन क्या है। तो अगर आपको वाटर का ट्रिपल पॉइंट चाहिए तो टेम्परेचर आपको कमरे में करना पड़ेगा 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर करना पड़ेगा लगभग 611 पास्कल का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जल का त्रिक बिंदु। बेटा वाटर का अगर आपको ट्रिपल पॉइंट चाहिए तो आपने करना क्या है कि टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा आपको 0.01 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लिखना चाहो तो 273.16 केल्विन, और प्रेशर कितना होना चाहिए लगभग 611 पास्कल का। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, एक साइंटिस्ट के नाम पे है। तो ये अगर आपने कमरे में ये टेम्परेचर और ये प्रेशर कर दिया, खाली एक से बात नहीं बनेगी, दोनों करने पड़ेंगे। तो ये टेम्परेचर प्रेशर अगर आपने कर दिया, ठीक है, तो आपको तीनों स्टेट दिखाई देंगी को एग्जिस्ट, तीनों अवस्थाएं एक साथ दिखाई देंगी। तो जल का त्रिक बिंदु की स्टेट है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ट्रिपल पॉइंट पे तीनों स्टेट क्या करती हैं, को एग्जिस्ट होती हैं, एक ही साथ होती हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं। अभी अगर मान लो कमेंट सेक्शन चल रहा होता, ये सर्वर एरर 500 लिखा हुआ नहीं आ रहा होता, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि ट्रिपल पॉइंट के लिए मुझे प्रेशर चाहिए 611 पास्कल। ये बहुत ही लो प्रेशर है कि बहुत ही हाई प्रेशर है, ऐसे ठीक ठीक लगा लें। कुछ बच्चे कहते हैं ठीक ठीक लगा लो, कुछ कहते हैं जी हाई प्रेशर है, कुछ कहते लो है, ऐसे बताते। तो फिर मैं कहता कि उनका ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं कि 611 पास्कल का प्रेशर, बेटा बहुत ही निहायत ही लो प्रेशर है। अभी हम जो हमारे ऊपर वातावरण का प्रेशर काम करता है ना, कोई धरती के ऊपर तो एटमॉस्फेयर वातावरण है जो गैसों से मिलकर बना है। ये एटमॉस्फेयर का जो हमारे ऊपर प्रेशर है वो लगभग 1 लाख पास्कल का प्रेशर है। अगर आप सी लेवल पर हैं, समुद्र तल पे हैं, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर काम करेगा वो 1 लाख पास्कल का है। जबकि ट्रिपल पॉइंट के लिए हमें कितना चाहिए, मात्र 611, बहुत लो प्रेशर है। तो अब यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे वायुमंडलीय दाब की। जैसे मान लो कि ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र देवता है। और बेटा सी लेवल पर जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब। तो 1 एटीएम का मतलब क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रेशर के लिए P और एटमॉस्फेरिक के लिए P ATM, ऐसे भी लिख देते हैं इसे। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है, एक वायुमंडलीय दाब वो होता है 101,325 पास्कल के बराबर यानी कि 1,01,325, तो यानी कि मोटा मोटी 1 लाख के आसपास। लेकिन जब पेपर में पूछता है ना कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है कि 101,325 पास्कल, वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है पेपर में। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.01325 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल, यानी कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01325 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल के। आपको देखो 1.01325 को लगभग 1 मान सकते हैं हम, और 10 की पावर 5 का होता है लाख, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोटा मोटी 1 लाख के आसपास। अभी जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये है बेटा सी लेवल पर। लेकिन अगर मैं सी लेवल से ऊपर नीचे जाना शुरू करूं, जैसे मान लो ये हमारे पास समुद्र देवता है, ये मान लो कि पहाड़ देवता है, ये धरती माता है। तो हमें ये तो पता चल गया इसी लेवल पर जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 101,325 पास्कल के बराबर है। अगर मैं समुद्र के अंदर जाना शुरू करूं, एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट है बी, बेटा ये 101,325 पास्कल से ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, पॉइंट ए पर, और पॉइंट बी पर होगा और भी ज्यादा। नहीं, जैसे आप समुद्र के अंदर पहुंचोगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो दाब प्रेशर बहुत ही बढ़ने लगेगा। अब खुद सोचो, जो बच्चा यहाँ पर बैठा है उसके ऊपर केवल इतनी ऊंचाई तक के पानी का दाब काम कर रहा है, और जो यहाँ बैठा है उसके ऊपर इतनी ऊंचाई तक के पानी का दाब काम कर रहा है। तो जैसे आप समुद्र में घुसते चले जाओगे आपके ऊपर जो है प्रेशर की वैल्यू लगातार क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर आपसे पूछे कि भाई समुद्र तल पर तो 1,01,325 से थोड़ा अंदर घुसेंगे तो पता चला कि 1,10,000 पास्कल हो गया, और अंदर गए पता चला 1.5 लाख हो गया, और अंदर गए 2 लाख पास्कल हो गया। मतलब अंदर से आप जाते रहोगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो गहराई बढ़ने के साथ में जो प्रेशर है, जो दाब है,
वैल्यू बढ़ती है। लेकिन बेटा अगर हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएं, ऊपर जाने पर प्रेशर की वैल्यू घटती है, दाब घटेगा। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर दाब की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ऊपर जाने पर देखो क्यों घटती है, अगर आप ध्यान से देखें, ये बेटा धरती माता है और धरती माता के चारों तरफ है एटमॉस्फेयर, वातावरण, ठीक। तो आप खुद सोचना कि मान लो कि धरती के ऊपर ये मान लो बेटा कोई पहाड़ बना हुआ है, अब एक व्यक्ति जो है वो कहाँ खड़ा है, समुद्र तल पे, एक खड़ा हुआ एवरेस्ट की चोटी के ऊपर, तो समुद्र तल पे खड़ा है, उसके ऊपर इतनी ऊंचाई तक का वातावरण का प्रेशर लगेगा। लेकिन जो पहले से ही बहुत ऊपर जाके खड़ा है एवरेस्ट की चोटी पे, उसके ऊपर केवल इतनी ऊंचाई तक का ही वातावरण दाब डालेगा। तो जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर की मोटाई है वो आपके सर के ऊपर कम होने लगेगी, तो प्रेशर दाब कम पड़ेगा। तो ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है, नीचे आने पर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, ठीक। अच्छा, अब हमें एक चीज पता है, अब यहाँ से हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे, उन्हें आपको बड़े ध्यान से समझना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय नाक से ब्लड, खून क्यों बाहर निकलता है ऊंचे पहाड़ों पर जाते समय। तो आप बता सकते हैं कि भाई ऊंचे पहाड़ों पर हम जाएंगे तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। अब जैसे बहुत ऊंचाई पे चले गए और बाहर का प्रेशर बहुत ही लो है, तो हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, अंदर वेसल्स में, नसों के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड जो है ना लिक्विड है, तरल, और किसी भी लिक्विड की या कोई भी गैस हो, इनकी टेंडेंसी होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागने की। तो लिक्विड हो चाहे गैसें हो, ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ को भागते हैं। तो बाहर का प्रेशर बहुत ही लो है, तो अंदर जो हमारे ब्लड फ्लो कर रहा है वो लो प्रेशर की तरफ को भागना चाहेगा। तो नाक और कान में जो वेसल्स में जो ब्लड फ्लो करता है ना, वो बहुत ही कमजोर होती है। तो जो वो अंदर के उनके जो ब्लड है वो लो प्रेशर की तरफ भागना चाहता है, तो उस चक्कर में कई बार वो वेसल्स फट जाती हैं और आपके नाक के कान से खून बाहर निकल सकता है ऊंचे पहाड़ों पर। तो बहुत ही हाइट पर आप जा रहे हैं, आपको बहुत प्रैक्टिस नहीं है ना ऊंचे पहाड़ों की, आप बिल्कुल प्लेन एरिया में रहते हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा फिट भी नहीं है, तो आपका शरीर जो है ना आसपास के माहौल को जल्दी ढाल भी नहीं पाएगा। तो बहुत ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय नाक से ब्लड बाहर आने की वजह क्या है, क्योंकि वहां पे बाहर का प्रेशर कैसा होता है, बहुत ही लो, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अब हमें पता है कि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में शुरुआत में ही कि जो पानी जो उबलता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। बेटा पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है ना, ये सार्वभौमिक सत्य नहीं कि पानी हमेशा 100 डिग्री पर उबलेगा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है जब प्रेशर कितना हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब, यानी कि 101 325 पास्कल के बराबर। यानी अगर आप सी लेवल पर हैं, समुद्र तल पे हैं, तो इस प्रेशर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर प्रेशर जो है, अगर वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बदल जाता है। इस वजह से क्या होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है और पहाड़ों पे बनता है देर से। अब हम क्लास में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है और प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों बन जाता है। देखो उसकी वजह क्या है। अभी मैंने आपसे कहा कि भाई मान लो कि ये सी लेवल है, ये कोई ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि भाई सी लेवल पर जो पानी उबलता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। लेकिन बेटा आप ऊंचे पहाड़ पे गए, मान लो कि आप यहाँ पहुंच गए कहीं शिमला मनाली में, आप यहाँ मान लो कि शिमला चले गए, तो ऊंचे पहाड़ों पर तो आपको पता है कि प्रेशर लो होता है। तो बेटा प्रेशर लो होने से होता क्या है कि ये जो पानी 100 डिग्री पर उबलता है, मैंने कहा कि कब उबलेगा ये, अगर प्रेशर हो एक वायुमंडलीय दाब के। अगर प्रेशर इससे कम होने लगे तो बेटा प्रेशर के गिरने से, दाब के गिरने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की वैल्यू भी गिरती है। प्रेशर के गिरने से बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का मान गिरने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर सी लेवल पे, यहाँ पानी 100 डिग्री पर उबल रहा है, आप थोड़े ऊंचे पहाड़ पे जाओ तो यहाँ हो सकता है कि पानी गर्म होते हो तो 98 पे पहुंचे वहीं उबलने लग जाए, या 95 पे उबलने लग जाए, यहाँ 92 पे और यहाँ 90 पे ही। यानी ऊंचे पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री तक पहुंच ही नहीं पाता, 100 से पहले खड्डे लगने लगते हैं। तो ऊंचे पहाड़ों पर क्या होता है, वाटर बॉइल्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल 90 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ऊंचे पहाड़ों पर पानी क्या उबलता है, 100 से नीचे। अब देखो पानी 100 डिग्री से नीचे उबलेगा तो इससे क्या नुकसान होगा, अब उस बात को समझना। अभी तक यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। यहाँ देखो, मान लो कि आपके पास एक बर्तन में पानी है, आप उसे समुद्र तल पे गर्म कर रहे हैं, तो पानी का तापमान अभी मान लो 20 है, आपने उसे गर्म किया, तापमान हो गया 40, गुनगुना पानी, 50 पे हल्का तेज गर्म, 70 पे तेज गर्म, 80 पे और गर्म, 90 पे और गर्म, 95 पे और तेज गर्म, 99 पे और। जैसे पानी 100 डिग्री पहुंचेगा सी लेवल पर समुद्र तल में, तो उसमें खड्डे आने लग जाएंगे। अब जैसे पानी सी लेवल पर उबलेगा, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि उबलने के बाद आप पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। अगर पानी एक बार उबलने लग जाए, उसका जो भी हीट देंगे, पानी उस हीट को लेकर भाप बन के उड़ने लग जाएगा। यानी जो पानी सी लेवल पर उबलता हुआ आपको दिख रहा है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि गर्म होते 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 तपते 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 कहां तक पहुंच चुका है, 100 तक पहुंचा। अब ये इससे ऊपर नहीं तपेगा, इससे ऊपर ज्यादा गर्म नहीं होगा, अब केवल इसकी भाप बनेगी। लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर दिक्कत क्या है कि पानी गर्म हुआ 20 से 30, 40 गुनगुना, 50 गर्म, 70 और गर्म, 80 और गर्म, 90 पे जैसे ही पहुंचा, और वो पानी ने एक बार उबलने लग गया। तो पानी अगर एक बार उबलने लग जाए
तो उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता। यहाँ पे जो पानी में उबाल आ रहे हैं, इस पानी का टेम्परेचर 90 से ऊपर जा ही नहीं पाएगा। अब ये पानी गर्म होते होते तब तक 90 तक ही पहुंचा कि उबाल आ गया, और सी लेवल वाला पानी 100 पे जाकर उबाल आ रहा है, तो उसका तापमान 100 से ऊपर नहीं बढ़ेगा, इसका 90 से ऊपर नहीं बढ़ेगा। एक आलू पड़ा 90 डिग्री के पानी में, 90 डिग्री पे जो गर्म है, एक पड़ा है 100 में, तो आलू जल्दी कहाँ गलेगा, 90 में कि 100 में? 100 में। बेटा पानी का उबलना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि उस उबलते पानी का टेम्परेचर कितना है। अगर आप चले जाओ ना एवरेस्ट की चोटी पे, तो वहां तो पानी 68 डिग्री के आसपास ही उबलने लगता है। अब ऐसे पानी में तो जो चीज आधे घंटे में गर्म हो रही है, मतलब बढ़िया से गल रही है, हो सकता है कि 5 घंटे में भी ना गले। भाई अगर मान लो मैं कहीं में पानी में उबाल 20 डिग्री पे आ जाए, तो क्या उसमें आलू पूरी जिंदगी भी गल जाएगा? पानी में उबाल आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किस टेम्परेचर पे आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो उबाल से होता क्या है कि उसके बाद तापमान बढ़ नहीं पाता। तो सी लेवल पर पानी उबल रहा है 100 डिग्री पर, और ऊंचे पहाड़ों पर पानी 100 से पहले ही उबल जा रहा है, तो इसका तापमान 100 से ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलिए इसमें खाना क्या बनेगा, देर से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से क्यों बनता है, तो बोलेंगे ऊंचे पहाड़ों पर दाब गिरने से वह क्वथनांक का मान भी गिर जाता है। क्वथनांक का मान गिरने का मतलब यह है कि उबाल 100 डिग्री से पहले आ जाएगा, और उबाल आ गया टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं उसका। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब के गिरने से क्वथनांक का मान गिर जाता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलने लगता है। ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? क्योंकि वहां दाब पे गिरने से क्वथनांक का मान गिर जाएगा और पानी 100 डिग्री से नीचे उबलने लगेगा। ठीक है, तो फूड टेक्स मोर टाइम टू कुक, यहाँ पर लिख लो इंग्लिश वाले बच्चे, फूड टेक्स मोर टाइम टू कुक on mountains because with decrease in atmospheric pressure, boiling point decreases so that water boils below 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा फूड टेक्स मोर टाइम टू कुक ऑन माउंटेन्स, माउंटेन पर खाना ज्यादा समय क्यों लेता है पकने में? क्योंकि प्रेशर के गिरने से क्वथनांक का मान गिर जाता है, जिससे पानी क्या उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। बहुत सारे बच्चों को लगता है सब पानी 100 से पहले उबल के खाना जल्दी बन जाना चाहिए। अरे पानी का उबलना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उबलते समय टेम्परेचर कितना है उसका वो इंपॉर्टेंट है। तो है पानी का एक बार उबल गया तो उबलने से तो नुकसान है, और एक बार पानी उबलने लग जाएगा, कोई भी लिक्विड उबलेगा फिर उसका तापमान 100 ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो पानी 90 से ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ 100 से ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो जो दाल 100 डिग्री में पड़ी है वो जल्दी गलेगी, वो क्या गलेगी, देर में। तो ध्यान समझना दोबारा से कि ऊंचे पहाड़ों पर प्रेशर कम है सी लेवल के मुकाबले, तो प्रेशर के गिरने से क्वथनांक का मान गिरता है। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पर डिपेंड करता है, प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट गिर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट गिरने वाला भी है कि वो 100 से घट के मान लो रहेगा 85, तो पानी 85 पे उबला, तो अब दिक्कत ये कि उबलने के साथ कि उसका तापमान 85 से ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एक दाल पड़ी है 85 या 90 में, एक पड़ी है 100 में, तो 100 वाला ज्यादा गर्म पानी है, ज्यादा ताप है उसका, तो जल्दी खाना बन जाएगा। अच्छा, दूसरा प्रेशर कुकर पर खाना जल्दी क्यों बनता है उस पाएंगे हम, एक बार साफ उतार लेंगे। ठीक है, अभी हम इसे आपको पीडीएफ से भी क्वेश्चन कर लेंगे अभी हम। ठीक है, पौन घंटा होने वाला है भाई, और अभी तक यानी इसका मतलब किसी कमेंट नहीं आया, यानी कि एप्लीकेशन में अभी जो काम चल रहा है वो ठीक नहीं हुआ है। देखो इंसान की फितरत कैसे होती है, सर्दी ज्यादा हो जाए तो सर्दी से परेशान, गर्मी ज्यादा हो तो गर्मी से ज्यादा परेशान होता ना, गर्मी बुरी लगने लगती है, सर्दी में सर्दी। ऐसे ही रोज तुम कमेंट करते थे फालतू, तो उससे भी इरिटेशन होती थी। आज नहीं आ रहे किसी के भी, तो भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था बनी रहना जरूरी है, कि ना बहुत ज्यादा हो ना बिल्कुल ही जीरो हो मामला, नहीं बहुत ही ना गर्मी हो ना बहुत ज्यादा सर्दी हो, ठीक ठीक सा माहौल हो, है ना, फरवरी जैसा गुनगुना सा माहौल, वो बढ़िया है ना। अब आते हैं प्रेशर कुकर वाले में। ये बेटा मान लो कि हमारे पास में एक ये पतीला है, पतीला भिगोना, जिसके अंदर हमारी दादी खाना बनाती थी, है ना, और इधर एक प्रेशर कुकर,
जिससे हमारी मम्मी ने खाना बनाना शुरू किया। ठीक। अब प्रेशर कुकर में बेटा खाना जल्दी क्यों पकता है उस पाएंगे। तो मान लो कि हमारे पास पतीला है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और आपको बताया कि भाई पानी जो उबलता है कितने उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मैं मान के चल रहा हूँ कि हम सी लेवल पर हैं, समुद्र तल पे हैं, तो ये पानी में जो खड्डे लग रहे हैं वो 100 डिग्री पे लग रहे हैं। लेकिन देखो बेटा प्रेशर कुकर में दिक्कत क्या होगी या फायदा क्या होगा कि जब आप इसके अंदर पानी भरेंगे, ढक्कन वक्कन आपने बंद कर दिया, रबड़ वबड़ लगी हुई है, तब इसमें पानी जब आप इसे चूल्हे पर रखेंगे, पानी गर्म होगा तो उससे जो वेपर निकलेंगी ना, वो वेपर लगातार इसी के अंदर इकट्ठी होती चली जाएंगी। वो वेपर क्या होंगी, लगातार इसी के अंदर इकट्ठी हो रही है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का उतना डिपेंड करता है प्रेशर पे। ऊंचे पहाड़ों में प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम हो जाती है 100 से। अब यहाँ पे लगातार वेपर इकट्ठी होती चली जाएंगी, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होने से क्या होगा कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ का मान लो कि बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी 120, यानी यहाँ पे जो पानी जाके उबलेगा वो 120 पे आके उबलेगा। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि वाटर बॉइल्स अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल 120। अब यहाँ ध्यान समझना बेटा, पतीले पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, खद्दे लगने शुरू हो गए 100 डिग्री पर, और यहाँ पे उबाल आ गया 100 डिग्री पर। अब तो पानी का तापमान बढ़ेगा नहीं, तो उसका पानी का तापमान लगातार 100 है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पानी गर्म हो रहा है 50, 70 पे गर्म, 80 पे और गर्म, 95 पे और गर्म, 99 पे और तेज गर्म, 100 पे और गर्म, लेकिन पानी उबला ही नहीं, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो प्रेशर बढ़ने से बढ़ चुका है। अगर पानी ना उबले तो उसका तापमान बढ़ता रहेगा। 105 पे पहुंच गया और गर्म, 110 पे पहुंच गया और गर्म, 118 पे और गर्म, 119 और भयंकर गर्म, 120 पे मान लो उबलने लग गया। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब यानी कि जो पानी उबाल आ रहा होता प्रेशर कुकर में, उसका टेम्परेचर 120 डिग्री का है, और जो यहाँ पानी में उबाल आ रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, 100 का। एक आलू पड़ा है पतीले के पानी में, यानी कि 100 डिग्री वाले तेज गर्म पानी में पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ 120 डिग्री के भयंकर गर्म पानी में, तो यहाँ पे आलू या दाल जल्दी गल जाएगी। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि वहाँ पानी 100 डिग्री से अधिक तापमान पे उबलता है, और अधिक तापमान पे उबलने का मतलब ये है कि जो पानी में उबाला रखा है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो, ज्यादा गर्म पानी है, तो जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे जाकर उबाल आएगा, अब उसका तापमान नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो हो रहा है 100 डिग्री, यहाँ पे 120। इसलिए पहाड़ों में प्रेशर कुकर ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि पहाड़ों में भाई पानी तो 100 तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ मान लो 90 पे, 92 पे, 94 पे, 95 पे उबल रहा है, तो प्रेशर कुकर यूज करो ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हम 100 से ऊपर लेके चले जाएं। तो वहाँ पे प्रेशर कुकर ज्यादा बेस्ट है। हालांकि प्रेशर कुकर का नुकसान ये है, अगर आप प्लेन एरिया में सिंपली देखें आप, यहाँ नुकसान ये है कि यहाँ पानी बहुत हाई टेम्परेचर पे उबल रहा है, 120 पे, 122 पे, तो जो उसके अंदर दाल वाल पड़ी है ना, उसके बहुत सारे पौष्टिक तत्व जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें दाल गलती नहीं है, मतलब पकती नहीं है, गलती है कि इतनी भयंकर हीट लगी गल गई, वो धीरे जो आंच पे पकना होता है वो नहीं है इसमें। तो ये जो खाना होगा वो उतना ज्यादा हेल्दी नहीं होगा। तो गैस वैस के लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी है पेट में, जब से ये प्रेशर कुकर खाना यूज ज्यादा करने लगे हैं। दूसरी चीज कि इसका फायदा ये है कि भैया एक तो आपकी गैस बचाएगा, सिलेंडर 20 दिन की जगह 1 महीना चलेगा। दूसरा आपका टाइम बचाएगा कि जो दाल वहाँ पे पक रही है 20 मिनट में या 10-12 मिनट में बन जाएगी। देखो ना घर में मम्मी कुछ बनाना है तो प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बनता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, तो टाइम भी बचेगा, एनर्जी बचेगी। लेकिन ज़्यादा हेल्दी खाना कौन सा होगा, ये वाला। अब लिखेंगे हम प्रेशर कुकर में खाना, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, बनता है, लिख सकते हो आप, खाना जल्दी बनता है क्योंकि क्योंकि वहाँ क्योंकि वहाँ वाष्प दाब के बढ़ने से क्योंकि वहाँ वाष्प दाब के बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर उबलता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर उबलता है। तो प्रेशर कुकर खाने जल्दी क्यों बनता है, क्योंकि वाष्प दाब के बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा, जिससे पानी क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर उबलेगा। ठीक, तो बाकी यहाँ पे आ जाओ। Food takes less time to cook in pressure cooker because with decrease because with increase in vapor pressure boiling point increases so that water
boils above 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, डिग्री एटमॉस्फेयर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। और यहाँ क्या, विद इंक्रीज इन वेपर, यहाँ पे वेपर इकट्ठी हो रही है ना, पानी जब गर्म होगा भाप निकलेंगे, जो वेपर इकट्ठी हो रही है, विद इंक्रीज इन वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस सो दैट वाटर बॉइल्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोबारा देख लेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, यहाँ पे कोई शब्द का समझ में नहीं आ रहा है राइटिंग की वजह से। फूड टेक्स लेस टाइम टू कुक इन प्रेशर कुकर बिकॉज विद इंक्रीज इन वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस सो दैट वाटर बॉइल्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन बातों को जो मैंने आपको बताया है, इन्हें हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं इससे प्रैक्टिस सेट निकालते हैं हम। एक चाहिए हमें 5 नंबर, ये 6। तो अभी आप, जब मैं क्वेश्चन आपके सामने दिखाऊंगा तो अपने साइड में लिख लेना कि ए बी सी डी की आंसर है। जब मैं आंसर बताऊंगा तो उसे मैच कर लेना कि आपने ठीक बताया कि गलत बताया है। तो पहले क्वेश्चन यही कर लेते हैं, ये करो। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्या वजह है इसकी, ये बताओ। देखो लिखा है कि फूड इन प्रेशर कुकर कुक फास्टर। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, उसकी वजह क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर कुकर में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या पहुंच जाती है बेटा, 100 डिग्री से ऊपर। यहाँ पर लिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट डिग्रीज, ये तो गलत हो गया। मोर स्टीम अवेलेबल, ये इससे कुछ नहीं, खाना जल्दी पकने की वजह है क्यों, पानी 100 डिग्री से क्या हो रहा होता है, अधिक तापमान पर उबलता है। ठीक, एक किसी का भाई जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, ये हमने जो पहले पढ़ा था, इसमें क्या है कि ये कह रहा है हमारे से, एट हाई एल्टीट्यूड रीजन्स द कुकिंग ऑफ फूड बिकम्स डिफिकल्ट। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भोजन पकाना मुश्किल हो जाता है, बात सही है। ऊंचे पहाड़ों में खाना देर से पकता है। कह रहा है कि दाब कम होने पर पानी कम तापमान पर उबलता है, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेंपरेचर व्हेन प्रेशर इज लो, ये भी बिल्कुल सही है। भाई ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से पकता इसलिए है क्योंकि वहां पर दाब कम है, प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू घट जाती है। यानी ए भी सही और बी भी सही, और जो ए है वो बी को एक्सप्लेन भी कर रहा है, बी जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ए और बी दोनों सही है और बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही होंगी लेकिन दूसरी वाली स्टेटमेंट पहले वाली को एक्सप्लेन नहीं कर रही होगी। यहाँ दोनों सही भी हैं, अलग अलग इंडिविजुअल, ये भी सही है खाना देर से पकता है, ये भी सही है कि प्रेशर कम होगा तो पानी कम तापमान पर उबलेगा, दोनों अलग अलग सही है। और ये एक्सप्लेन भी कर रही है भाई ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से पकता है इसलिए क्योंकि पानी 100 से नीचे उबलता है। कई बार ऐसा होगा दोनों स्टेटमेंट सही तो होंगी पर वो एक दूसरे को, वो दूसरी वाली जो है पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रही होंगी। जैसे मान लो मैं बोलूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू was the father of इंदिरा गांधी। तो पहली स्टेटमेंट सही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे पहले, और ये भी सही है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंदिरा गांधी के पिता थे। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दूसरे वाली पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रही, वो इंदिरा गांधी के पिता थे इसलिए थोड़ा ना प्रधानमंत्री बने वो। अगर ऐसा होता कि इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पूर्व, मतलब भारत की जो थी वो पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, सही है, और इसमें लिखा होता कि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, तो वहां पर एक बार को फिर भी सही हो सकता है कि इंदिरा गांधी भाई प्रधानमंत्री बनी इसलिए पाई क्योंकि वो नेहरू की विरासत के लिए आ रही थी, लेकिन नेहरू से थोड़ा ना प्रधानमंत्री बने कि वो इंदिरा गांधी के पिता थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं पर दूसरे वाली पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो ऐसे क्वेश्चन में देख लिया करो कि दोनों स्टेटमेंट के बार दोनों अलग अलग सही तो होंगी पर वो दूसरे वाली पहले को एक्सप्लेन कर भी रही कि नहीं कर रही है, तो हमारे केस में तो कर रही है, इसलिए इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि लिक्विड का गैस में बदलना वेपोराइजेशन है, गैस को लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन है, सोडा का डायरेक्ट गैस बदलना सब्लिमेशन है। कई बार वो टीचर इसमें गेम खेल देता है, उसे पता है कि बच्चों को रट गया ये
कि सॉलिड का डायरेक्ट गैस बन जाना सब्लिमेशन कह रहे हैं, वेपर से लिक्विड बन जाना इसे कंडेंसेशन कह रहे हैं। वेपर यानी कि गैस का लिक्विड बनना कंडेंसेशन। वो क्या पता क्या लिखेगा कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ गैस कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, कि गैस का लिक्विड में बदलने के रिवर्स प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो उसने क्या बोला कि गैस का लिक्विड में बदलने का रिवर्स प्रोसेस। इसका मतलब क्या हो गया कि गैस का लिक्विड में बदलने का रिवर्स प्रोसेस का मतलब हो गया कि वो पूछना चाह रहा है कि लिक्विड को गैस में बदलेंगे तो क्या होगा, क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। तो ध्यान से पढ़ लेना कि वो सीधा ये कह रहा है कि सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदलना तो सब्लिमेशन है। वो कह रहा है कि रिवर्स प्रोसेस, कि सॉलिड का गैस में बदलने का रिवर्स प्रोसेस को क्या कहेंगे। नहीं, सॉलिड का गैस में बदलने का रिवर्स प्रोसेस क्या हो गया कि गैस को सॉलिड में बदलना यानी कि डिपोजिशन टिक लगाना पड़ेगा। तो कई बार उसने पेपर में ऐसा भी कर रखा है कि जो बच्चों को रोता होते हैं बिल्कुल भी केवल रट के ही जाते हैं चीजों को, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते पेपर में क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो उनसे गलत कराने के लिए, है ना। तो इस बात को भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब मैं चाह रहा हूं कि जो अगली चीज ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आज कमेंट वमेंट नहीं आ रहे हैं, तो ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में कराएं। अब आपके साथ में क्लास होगी मंडे को, वजह आपको पता ही है कि इंदौर हम जा रहे हैं, तो कल इंदौर में प्रोग्राम है, तो इंदौर रहेंगे। फिर वहाँ से हम सोच रहे हैं, अब इतनी दूर जा ही रहे हैं, तो वहाँ से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने भी जाएंगे। तो संडे को मैं आऊँगा वापस, फ्राइडे को जा रहे हैं, संडे को वापस आएंगे, तो मंडे से को क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो जो बच्चे आसपास के हैं इंदौर के, वो मिल सकते हैं, पूरी टीम रहेगी। आपके फेवरेट टीचर हो, राकेश यादव सर, पीयूष सर, है ना, और गोपाल सर, जयदीप सर, तो बहुत सारे टीचर हैं वहाँ पे। जीएस के भी सारे टीचर होंगे, रीजनिंग के भी, मैथ के भी, इंग्लिश के भी, तो आप मिल सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना रख रहा हूँ, तो बाकी मिलेंगे मंडे को, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।